हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारे प्रश्न रहने वाले हैं सामान्य विज्ञान से संबंधित, जो आगामी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। शुरू करते हैं हमारे प्रश्न। पहला प्रश्न है, किसी कोशिका की कौन सी कोशिकाओं को कोशिका के पावरहाउस के रूप में जाना जाता है? किसी कोशिका की कौन सी कोशिकाओं को कोशिका के पावरहाउस के रूप में जाना जाता है? रिक्तिकाएं, माइटोकॉन्ड्रिया, नाभिक, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है, किसी कोशिकाओं में क्रिस्टी पाई जाती है? गोल्गिकाएं, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रवी जालिका, हरितलवक। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, किसी कोशिका का कौन सा कोशिकांग अपशिष्ट निपटान में मदद करता है? लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रवी जालिका, गोल्गिकाएं। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है लाइसोसोम। किसी कोशिका में लाइसोसोम कोशिकांग अपशिष्ट निपटान में मदद करता है। अगला प्रश्न है, कोशिका के निम्नलिखित में से किस अणुकाय में दोहरी झिल्ली अनुपस्थित हैं? केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, हरितलवक। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है लाइसोसोम। लाइसोसोम में दोहरी झिल्ली अनुपस्थित होती है। अगला प्रश्न है, समसूत्री विभाजन में किस अवस्था में अणुसूत्रों की आकारिका का अध्ययन किया जाता है? एनाफेज, मेटाफेज, टेलोफेज, इंटरफेज। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2, मेटाफेज। समसूत्री विभाजन में मेटाफेज अवस्था में गुणसूत्रों की आकारिका का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, क्रेब्स चक्र कहाँ पर होता है? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, गोल्गिकाएं। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन 2। क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया पर उपस्थित होता है।
क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया के ऑक्सी कोशिकाओं में होता है। इसमें ऑक्सीजन की मदद से एटीपी का निर्माण होता है। इलेक्ट्रॉन संवहन तंत्र में इन्हीं एटीपी से ऊर्जा निर्मुक्त होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक प्रारूपी पादप कोशिका में केंद्रक की स्थिति होती है? केंद्रीय, परिधीय, आधारीय, कहीं भी। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2 परिधीय। एक प्रारूपी पादप कोशिका में केंद्रक परिधीय में स्थित होता है। एक पादप कोशिका में केंद्रक की स्थिति परिधीय होती है। उससे यह लाभ होता है कि वह दूसरी कोशिका के सन्निहित रहता है, जिससे जैव क्रिया संचालन सुचारू रूप से होता है। केंद्रक का मुख्य कार्य कोशिका की वृद्धि एवं विभाजन करना है। यह पूरी कोशिका की रचना व कार्य पर नियंत्रण रखता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का शक्तिग्रह कहा जाता है? केंद्रक, केंद्रिका, गोल्जिकाए, माइटोकॉन्ड्रिया। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 4 माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिग्रह कहा जाता है क्योंकि उसी ऑक्सीशोषण के पश्चात भोज्य पदार्थों का पाचन होता है तथा ऊर्जा निर्मुक्त होती है। गोल्जिकाए को कोशिकीय अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। इम्पोर्टेंट लाइन है, गोल्जिकाए को कोशिकीय अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। केंद्रिका केंद्रक के अंदर पाया जाने वाला एक वह संघनित्र भाग है जिसमें पदार्थ भरा रहता है। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका में जीव द्रव्य कुंचन का कारण है? बहिःप्रासरण, अंतःप्रासरण, अवशोषण, पिनोसाइटी। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है बहिःप्रासरण, ऑप्शन 1। पादप में जीव द्रव्य कुंचन का कारण बहिःप्रासरण है। जीव द्रव्य कुंचन में कोशिका के अंदर पाए जाने वाले रस से विलायक अणुओं का बहिःस्राव होता है, जिससे कोशिका सिकुड़ जाती है। उसे बहिःप्रासरण की क्रिया कहते हैं। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग का अन्य नाम पैलेट कण भी है? लाइसोसोम, राइबोसोम, अंतःद्रव्यजालिका, केंद्रिका। प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 राइबोसोम। राइबोसोम को पैलेट कण भी कहते हैं। राइबोसोम की खोज 1995 में पैलेट नामक वैज्ञानिक ने की, अतः इन्हीं के नाम पर इसे पैलेट कण के नाम से जाना जाता है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। सिलिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। नीलहरित शैवाल, डाइटम में, कवक में, जीवाणु में। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2 डाइटम में। सिलिका में कोशिका भित्ति डाइटम में पाई जाती है। डाइटम बेसिलेरियोफाइसी में कोशिका भित्ति सिलिका युक्त होता है। नीलहरित शैवाल में कोशिका भित्ति म्यूकोपेप्टाइड की
कवक में काइटिन की और जीवाणु में ग्लूकोपेप्टाइड अथवा म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सभी एक कोशिकीय हैं सिवाय युग्मज, मुर्गी का अंडा, भ्रूण, पैरामीशियम। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है भ्रूण एक कोशिकीय नहीं है। बाकी युग्मज, मुर्गी का अंडा, पैरामीशियम सब एक कोशिकीय हैं। भ्रूण एक बहुकोशिकीय संरचना है। यह विदलन की अंतिम अवस्था है जिसमें पाया जाने वाला एल्ब्यूमिन शेष भ्रूणीय संरचना का विकास करता है। अन्य एक कोशिकीय जीव अमीबा, जीवाणु, युग्मज, मुर्गी का अंडा, पैरामीशियम इत्यादि। नीचे दिए गए पदों के विभिन्न संयोजनों में से जंतु कोशिका के संदर्भ पदों का कौन सा संयोजन सही है? केंद्रक प्लास्टिड कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति। केंद्रक क्रोमोसोम गुणसूत्र राइबोसोम कोशिका भित्ति। कोशिका झिल्ली क्रोमोसोम्स राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका झिल्ली राइबोसोम क्लोरोप्लास्ट। हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, कोशिका झिल्ली, क्रोमोसोम, राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। जंतु कोशिका के पदों का संयोजन कोशिका झिल्ली, क्रोमोसोम, राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, बल्कि कोशिका जीव द्रव्य झिल्ली से ढकी रहती है। एक जंतु कोशिका क्रोमोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम से बनी होती है। जंतु कोशिका में हरित लवक तथा रसदानी नहीं पाया जाता। जंतु कोशिका में हरित लवक व रसदानी नहीं पाया जाता। नीचे दिए कथनों का अध्ययन कीजिए। गुणसूत्र केंद्रिका में स्थित होते हैं। जीन गुणसूत्रों में स्थित होते हैं। एक कोशिकीय जीव श्वसन और जनन करते हैं। कोशिका झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कोशिका में इस प्रश्न का सही उत्तर है दो, 3 और 4। गुणसूत्र केंद्रिका में स्थित होते हैं, यह गलत हो जाएगा। जीन गुणसूत्रों में स्थित होते हैं, यह सही है। एक कोशिकीय जीव श्वसन और जनन करते हैं, सही है। कोशिका झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कोशिका में कोशिका झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कोशिका में पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करता है। नीचे दिए गए कथनों में 2, 3 और 4 सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, केंद्रक के अलावा किस कोशिकीय अंगक में डीएनए होता है? राइबोसोम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्र
कणिका कोशिका के कोशिका द्रव्य में उपस्थित दोहरी झिल्ली से घिरा होता है तथा इसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डीएनए होता है। कोशिका के विषय में कौन सा कथन सत्य है? किसी उत्तक की कोशिकाएं समान होती हैं। किसी भली भांति व्यवस्थित जीव में कोशिकाओं का आकार साइज समान होता है। सभी कोशिकाओं में केंद्रक होता है और सभी कोशिकाओं की आकृति गोल होती है। हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा किसी उत्तक की कोशिकाएं समान होती हैं। कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। किसी उत्तक की कोशिकाएं समान होती हैं। किसी भी कोशिका की उनकी आकृति एवं आकार एक समान नहीं होती। जैसे अमीबा अनियमित आकृति का जीव है, जबकि पैरामीशियम की आकृति चप्पल जैसी होती है। अमीबा की अनियमित आकृति और पैरामीशियम की आकृति चप्पल जैसी होती है। बहुकोशिक जीवों के शरीर में उपस्थित कोशिकाएं चपटी, गोल, अंडाकार, घनाकार या अनियमित आकृति की भी हो सकती है। इस प्रकार कोशिकाओं की आकृति एवं आकार में काफ़ी विविधता होती है। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं पाया जाता। प्रोकैरियोट कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की? स्टीफेंसन, डनलप, कोव, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? पोलियो, हीमोफीलिया, टाइफाइड, फाइलेरियोसिस। हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा टाइफाइड। बच्चों को ट्रिपल एंटीजन डीपीटी किस रोग को रोकने हेतु दी जाती है? डिप्थीरिया, कुक्कुरकासी, टेटनस, डिप्थीरिया, पोलियो, टिटनेस, डिप्थीरिया, कुक्कुरकासी, टाइफाइड, डेंगू, पोलियो, टाइफाइड। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 1 डिप्थीरिया, कुक्कुरकासी और टिटनेस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु बैक्टीरिया जनित बीमारी नहीं है? मियादी बुखार, हैजा, यक्ष्मा, तपेदिक, एड्स। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 4 एड्स। नवजात शिशु को जन्म के कितने समय पश्चात डीपीटी का टीका लगाया जाता है? 6 सप्ताह, 6 महीने, 6 दिन, 6 घंटे। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 1 6 सप्ताह। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? मधुमेह, हृदयघात, उच्च रक्तचाप, डिप्थीरिया। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 4 डिप्थीरिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय संचारी रोगों को निरूपित करता है? मियादी बुखार, मलेरिया, रक्तहीनता, स्वाइन फ्लू। मियादी बुखार, स्वाइन फ्लू, मलेरिया, पोलियो। डायबिटीज, मियादी बुखार, मलेरिया, रक्तहीनता, स्कर्वी, अतिसार, रेजा। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 मियादी बुखार, टाइफाइड, स्वाइन फ्लू, मलेरिया और पोलियो संचारी रोगों को निरूपित करता है।
संचारी या संक्रामक रोग जो किसी न किसी रोगजनित कारक रोगाणु जैसे प्रोटोजोआ, कवक, जीवाणु, वायरस इत्यादि के कारण होते हैं। संक्रामक रोगों में एक शरीर से अन्य शरीर में फैलने की क्षमता होती है। मलेरिया, टाइफाइड, चेचक, इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू, पोलियो इत्यादि संक्रामक रोग के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन नामक औषधि प्राप्त की जाती है विषाणु से, जीवाणु से, कवक से, शैवाल से। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3 कवक। पेनिसिलिन नामक औषधि पेनिसिलिनियम नोटेटम तथा पेनिसिलिनियम क्राइसोजोनम नामक कवक से प्राप्त की जाती हैं। सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम से पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक को उत्पादित किया था। संक्रामक रोग हैजा होने का कारण है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, विब्रियो कोलेरी। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 4 विब्रियो कोलेरी। हैजा एक संक्रामक रोग है जो दूषित भोजन व जल इत्यादि ग्रहण करने से होता है। ये बैक्टीरिया जनित रोग है जिसका कारक विब्रियो कोलेरी जीवाणु है। वायरस जनित रोग। अगला प्रश्न, वायरस जनित रोग हैं पोलियो, प्लेग, कोलेरा, टाइफाइड। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है पोलियो वायरस जनित जो रोग है। पोलियो एक वायरस या विषाणु जनित रोग है जबकि कोलेरा, प्लेग, टाइफाइड जीवाणु जनित रोग हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वायरस द्वारा मनुष्य को होने वाले रोगों के समूह को दर्शाता है? कसरा, टाइफाइड, क्षय रोग, कसरा, चिकनपॉक्स, हेपेटाइटिस ए, चिकनपॉक्स, मलेरिया, हेपेटाइटिस ए, कसरा, पोलियो, टाइफाइड। हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 कसरा, चिकनपॉक्स, हेपेटाइटिस है। वायरस द्वारा मनुष्यों में कसरा, चिकनपॉक्स, चेचक, हेपेटाइटिस ए, पोलियो, ट्रैकोमा, एड्स आदि खतरनाक रोग होते हैं। कसरा रोग पैरामिक्सो वायरस द्वारा बच्चों में होता है जिससे संपूर्ण शरीर को प्रभावित होता है। चिकनपॉक्स अति सूक्ष्म वायरस है, वेरियोला या वेरिसेला के कारण होता है। चेचक में तीव्र ज्वर के साथ शरीर में काफ़ी दर्द होता है तथा चेहरे और छाती पर धब्बे पड़ जाते हैं। हेपेटाइटिस ए एक यकृत रोग है जिसमें रक्त में पित्त वर्णक अधिक मात्रा में चला जाता है। इस रोग में पेशाब पीला हो जाता है तथा खून में पित्त बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जीवाणु बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाले रोगों का समूह चुनिए। छोटी माता, इन्फ्लुएंजा और पोलियो, तपेदिक, ट्यूबरक्लोसिस, न्यूमोनिया और मियादी बुखार, टाइफाइड। मलेरिया, पोलियो और मियादी बुखार, टाइफाइड। छोटी माता, तानिकासोत, मेनिंजाइटिस और तपेदिक ट्यूबरक्लोसिस।
तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर है बैक्टीरिया द्वारा होने वाले रोगों में तपेदिक, ट्यूबरक्लोसिस, न्यूमोनिया, मियादी बुखार, टाइफाइड। ऑप्शन नंबर 2। तपेदिक, न्यूमोनिया, टाइफाइड, मेनिंजाइटिस इत्यादि जीवाणु जनित रोग हैं। मलेरिया प्लाज्मोडियम के संक्रमण से फैलता है, जो प्रोटोजोआ जनित रोग हैं। अगला प्रश्न है कालरा रोग होता है बैक्टीरिया द्वारा, वायरस द्वारा, कीटों द्वारा, टॉक्सिन द्वारा। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2, ऑप्शन 1 बैक्टीरिया द्वारा। कालरा रोग बैक्टीरिया द्वारा होता है। कालरा विब्रियो कोलेरी नामक बैक्टीरिया द्वारा होता है। यह एक संक्रामक रोग है जो दूषित जल तथा भोजन से फैलता है। इससे प्रभावित होने वाला अंग आंत है। अगला प्रश्न है पेनिसिलिन प्रतिजैविक दवाएं प्राप्त होती हैं जीवाणु से, फफूंद से, शैवाल से, नीलहरित शैवाल से। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2 फफूंद से। पेनिसिलिन प्रतिजैविक दवाएं पेनिसिलियम नोटेटम नामक फफूंद से प्राप्त किया जाता है। इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। इसका उपयोग जीवाणु संक्रमण से होने वाले अनेक रोग जैसे टीबी, हैजा, टाइफाइड, निमोनिया आदि के उपचार में किया जाता है। एड्स बीमारी से प्रभावित होने वाला तंत्र है पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और प्रतिरक्षा तंत्र। ऑप्शन 4 एड्स बीमारी से प्रभावित होता है प्रतिरक्षा तंत्र। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है। यह रोग HIV वायरस द्वारा होता है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति की रोगों से लड़ने की क्षमता, प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। इस रोग का विषाणु शरीर की रक्षक श्वेत रुधिर कणिकाओं एवं मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है, जिसके कारण कुछ वर्षों बाद शरीर सामान्य रोगों से बचाव नहीं कर पाता और अनेक बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। अंत में रोगी की मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है हृदय में थेविसियन वाल्व पाया जाता है बाएं आलिंद में, दाएं आलिंद में, बाएं आलिंद में, दाएं नीले में, बाएं नीले में। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है दाएं आलिंद में। थेविसियन वाल्व बाएं आलिंद में पाए जाते हैं। किस रक्त समूह को सार्वजनिक दाता कहा जाता है? ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव। सार्वजनिक दाता कहा जाता है ऑप्शन 4 ओ नेगेटिव। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का रक्त आदान में स्कंदरोधी की तरह उपयोग किया जाता है? 1 सोडियम सिट्रेट, 2 सोडियम एसीटेट, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम नाइट्रेट। हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 सोडियम सिट्रेट। यदि पिता RH सहित व माता RH हीन हो
तो माता को पहले प्रसव के तुरंत बाद दिया जाता है। RH एंड प्रतिजन, रहोगामी प्रतिरक्षी, प्रोटीयस, दिए गए सभी का मिश्रण। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2, रहोगामी प्रतिरक्षी। अगर पिता RH सहित है और माता RH हीन है तो माता को पहले प्रसव के तुरंत बाद रहोगामी प्रतिरक्षी दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना मस्तिष्क का भाग नहीं है? ट्रेबेक्युलिक कार्ने, मोनेरा का फोरामेन, वेंट्रिकल पोंस वेरोली। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 1, ट्रेबेक्युलिक कार्ने मस्तिष्क की संरचना का भाग नहीं है। शरीर में अम्ल सार का संतुलन बनता है यकृत द्वारा, गुर्दे द्वारा, पाचक ग्रंथि द्वारा, तिल्ली द्वारा। ऑप्शन 2, गुर्दे द्वारा। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है? सेल बॉडी, डेंड्रॉइड, एक्सॉन, वोमेन, कैप्सूल। तो न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है ऑप्शन 4, वोमेन कैप्सूल। निम्नलिखित में से कौन सा अंग पाचक रस नहीं बनाता? आमाशय, यकृत, अग्नाशय, मूत्राशय। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 4, मूत्राशय। अगला प्रश्न है उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर मानव प्रजाति है यूरिकोटेलिक, यूरिया उत्सर्जी, अमोनिया उत्सर्जी, यूरिक अम्ल या यूरिया उत्सर्जी, दोनों। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2, यूरिया उत्सर्जी। मानव शरीर का कौन सा हिस्सा पित्त रस को संग्रहित करता है? वृक्क, लार ग्रंथियाँ, पित्ताशय और वसा। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3, पित्ताशय। किस रक्त समूह को सर्वव्यापी दाता कहा जाता है? ए, बी, AB, O। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, O, सर्वव्यापी सर्वदाता है। निम्नलिखित में से मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है? प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मस्तिष्क स्तंभ, महासंयोजक पिंड। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 1, प्रमस्तिष्क। निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है? श्वसन, परिसंचरण, पाचन, उत्सर्जन। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 1, श्वसन। अगला प्रश्न है स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? संवेदिक अभिग्राहक, रासायनिक अभिग्राहक, घ्राण अभिग्राहक, रस संवेदी अभिग्राहक। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 4, रस संवेदी अभिग्राहक। स्वाद का पता लगाने के लिए संवेदी अभिग्राहक दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का pH से कम होता है 5.7, 5.5, 5.6 और 5.4। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2, 5.5 से मुंह का pH कम होने पर दांतों में सड़न शुरू हो जाती है। अगला प्रश्न है अंडाशय से अंडे के निकालने की प्रक्रिया को कहते हैं? अंडोत्सर्ग, निषेचन, गर्भावस्था और प्रजनन। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 1, अंडोत्सर्ग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मनुष्यों में
मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। फैलोपियन ट्यूब, अंडाशय, शुक्र वाहिका और गर्भाशय। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है फैलोपियन ट्यूब। हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 शुक्र वाहिका। मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है, ऑप्शन 3 शुक्र वाहिका, ये निर्जनन तंत्र से संबंधित हैं। बाकी फैलोपियन ट्यूब, अंडाशय और गर्भाशय मादा प्रजनन तंत्र के भाग हैं। अगला प्रश्न है अंडोत्सर्ग ओव्यूलेशन प्रक्रिया शुरू करने हेतु पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा निम्न में से किस हार्मोन का स्राव होता है? थायराइड, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन। ऑप्शन 2 ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन। अगला प्रश्न है माँ के शरीर के अंदर बच्चे के विकास मनुष्यों के मामले में लगभग महीने लगते हैं। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 9। शुक्राणु अस्थायी रूप से रखे जाते हैं वो सेफ्रेंस, शुक्रवाहिका, मूत्राशय, अधिवर्षण। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 4 अधिवर्षण। पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? प्रोस्टेट, वर्षण, वस डिफरेंस, वीर्य पुट्टिका। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2 वर्षण। अंडाशय के समीप स्थित नली के आकार का भाग क्या है कहलाता है? वायु कोष्ठिका, स्तन ग्रंथि, अंडवाहिनी, गर्भाशय ग्रीवा। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 1 वायु कोष्ठिका। अगला प्रश्न है इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है? माता के शरीर के अंदर एक बच्चे का विकास, एक गर्भाशय के लाइनिंग के युग्मज का जुड़ना, माता के रक्त से प्लेसेंटा के माध्यम से पोषण, भ्रूण और इसका पोषण का विकास। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2 एक गर्भाशय के लाइनिंग के युग्मज का जुड़ना इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया है। बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है? योनि, गर्भाशय ग्रीवा, अंडाशय और गर्भाशय। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 4 गर्भाशय। अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? ओस डिफरेंस, डिंबवाहिनी, गर्भाशय ग्रीवा और गर्भाशय। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2 डिंबवाहिनी। मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा मां के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है? गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा, गर्भनाल और फैलोपियन ट्यूब। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3 गर्भाशय नाल, गर्भनाल। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है सभी जीन, अपने जीन का आधा हिस्सा, अपने जीन का 1/4 हिस्सा, अपने जीन का 3/4 हिस्सा। हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 अपने जीन का आधा हिस्सा। मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग है जिसे कहते हैं डिंबवाहिनी, मूत्रवाहिनी, मूत्रमार्ग, शुक्रवाहिका। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3 मूत्रमार्ग। अगला प्रश्न है
कंकाल की मांसपेशियों को कहा जाता है? हाथ की मांसपेशियाँ, हृदय की मांसपेशी, रेखित मांसपेशियाँ, मृदु मांसपेशियाँ। तो कंकाल की मांसपेशियों को रेखित मांसपेशी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3। हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? पेट, दिमाग, त्वचा, गुर्दे। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। अगला प्रश्न है, जोड़ों पर अस्थियों की सतह को चिकना रखता है? जोड़ों पर अस्थियों की सतह को चिकना रखता है उपास्थि, स्नायु, कंडरा, वसामय एंड डिपोज। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 1, उपास्थि जोड़ों पर अस्थियों की सतह को चिकना रखता है। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज कितनी देर तक कायम रहती है? हमारे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3, 0.1 सेकेंड। अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तचाप, लार श्रवण और उल्टी आदि का नियंत्रण द्वारा किया जाता है? मेडुला, पोंच, सेरेबेलम, मेरुदंड। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है मेडुला। अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है मेडुला। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्त दबाव, लार और उल्टी को नियंत्रित करता है? मेडुला, स्पाइनल कॉर्ड, पोन्स, हाइपोथैलेमस। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 1, मेडुला। रक्त दबाव, लार और उल्टी को नियंत्रित करता है अनैच्छिक क्रियाओं को। निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? सेरिबेलम, अग्र मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2, अग्र मस्तिष्क, जिसमें विचारों का संग्रह होता है। सामान्य स्थितियों में मानव रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4, 6.4, 6.8, 10.5। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है 7.5। 7.4 मानव रक्त का पीएच होता है 7.4। खप अथवा चोट के स्थान पर कुछ समय बाद थक्का अथवा कोगलम लाल भूरे रंग का मेल जम जाता है। यह तंतुओं का एक जाल होता है। लिम्फ, विली, फाइब्रिन्स, प्लेटलेट्स। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3, फाइब्रिन्स। अगला प्रश्न है, हद चक्र क्या है? एक तंत्रानुसारी और एक फुफ्फुसी चक्र, एक धड़कन और एक नाड़ी दर, हृदय के संकुचन और शीतलीकरण का एक चक्र, 2 बार एंट्रियोवेंट्रिकुलर का पार्ट का खुलना। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है हृदय के संकुचन और शीतलीकरण का एक चक्र। मानव शरीर का पीएच स्तर होता है 7.0 से 7.8, 6.0 से 6.8, 6.0 से 7.0 और 7.0 से 8.6। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 1, 7.0 से 7.8। धमनियाँ रक्त का वहन करती हैं जो कि भरी होती है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, टॉक्सिन्स, लिपिड्स। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है ऑक्सीजन। रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2, नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? प्लाज्मा, रक्त प्लेटलेट्स, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं। प्रश्न का सही उत्तर है प्लाज्मा।
निम्नलिखित में से कौन सा अंग आयनों को नियंत्रित कर रक्त प्लाज्मा को अत्यधिक अम्लीय अथवा क्षारीय होने से बचाता है? उदर, वृक्क, पित्ताशय और आंत। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है वृक्क, किडनी। मानव आँख के द्वारा ग्रहण किए गए प्रकाश की मात्रा को मापन क्या कहलाता है? फोटोमेट्री, लुमिनोसिटी, ऑप्टोमेट्री। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, फोटोमेट्री। हमारी आंखों में लेंस का काम है आंखों को ढकना, मस्तिष्क को छवियों के संदेश भेजना, आंखों की फोकस दूरी को बदलना और चोट से आंखों की सुरक्षा करना। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3, आंख की फोकस दूरी को बदलना। नीचे दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है? सभी धमनियां ऑक्सीजन को हृदय से अन्य भागों में ले जाती हैं। धमनियों की भित्तियां मोटी होती हैं और धमनियों की भित्तियां प्रत्यास्थ होती हैं। सभी धमनियां ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ले जाती हैं। हमारा प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, सभी धमनियां ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ले जाती हैं। हमारे प्रश्न में दिया है कथन सही नहीं है, तो कथन सही नहीं है ऑप्शन नंबर 4, सभी धमनियां ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ले जाती है। हमारा ऑप्शन नंबर 4 गलत है। धमनियां हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं। क्योंकि रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है, अतः धमनियों की भित्तियां मोटी और प्रत्यास्थ होती हैं। सभी धमनियां ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को नहीं ले जाती। फुफ्फुसीय धमनी कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को फेफड़ों में ले जाती है। अगला प्रश्न है अंड जनन की प्रक्रिया में जो हार्मोन अधिकतम होता है उसका नाम है LH, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, FSH। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है LH। अंड जनन की प्रक्रिया में LH हार्मोन अधिकतम होता है। अंड जनन की प्रक्रिया में जो हार्मोन अधिकतम होता है उसका नाम LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। महिलाओं में यह हार्मोन ल्यूटियोट्रोपिन कहलाता है। महिलाओं में यह एस्ट्रोजन के साथ मिलकर अंडाशय को अंडाणु मुक्त करने के लिए कार्पस ल्यूटियम के निर्माण के लिए तथा गर्भाशय को निषेचित अंडा को ग्रहण करने के लिए तैयार करने हेतु प्रेरित करता है। पुरुषों में यह वृषणों के विकास तथा टेस्टोस्टेरोन के स्रावण को प्रेरित करता है। मानव शरीर में प्राशरण नियंत्रण करने वाला अंग है आमाशय, यकृत, वृक्क, फेफड़े। प्रश्न का सही उत्तर है वृक्क। मानव शरीर में प्राशरण नियंत्रण करने वाला अंग है। मानव शरीर में जल की अतिरिक्त मात्रा का उत्सर्जन वृक्क द्वारा किया जाता है, अतः यह प्राशरण नियंत्रण करने वाला अंग है। साथ ही साथ इसका कार्य मूत्र उत्पादन, रक्त शोधन करना भी है। शरीर में लवण एवं जल की मात्रा को नियंत्रण वृक्कों का एक महत्वपूर्ण कार्य है। अगला प्रश्न है गैस्ट्रीन करता है पित्ताशय संकुचन का संदमन, जठर क्रिया संदमन, जठर स्रावन का प्रेरण, पित्ताशय संकुचन को प्रेरित करना। गैस्ट्रीन का कार्य है जठर स्रावन का प्रेरण। ऑप्शन नंबर 3। गैस्ट्रीन हार्मोन आमाशय की दीवारों
से स्रावित होता है, जो जठर स्रावन को प्रेरित करता है, जिससे HCl व विभिन्न पाचक एंजाइम स्रावित होते हैं। इंसुलिन हार्मोन परिवर्तित करता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, वसा को ग्लूकोज में, प्रोटीन को ग्लूकोज में। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में। इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस दीपिकाओं के बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। कौन सी रक्त कणिका रक्त स्कंदन में सहायक है? लिम्फोसाइट, प्लेटलेट्स, बिंबाणु, मोनोसाइट, लाल रक्त कणिका। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, प्लेटलेट्स। रक्त कणिका रक्त स्कंदन में सहायक है, प्लेटलेट्स, बिंबाणु। रुधिर प्लेटलेट्स आकार में बहुत छोटी केंद्रक विहीन द्विउतलीय प्लेटनुमा होती है। रुधिर प्लेटलेट्स रुधिर का थक्का बनाने में सहायक करती हैं, जो चोट लगने के कारण होने वाले रुधिर बहाव को नियंत्रित करने में सहायक होती है। निम्नलिखित में से कौन एक अचल संधि है? सिर व गर्दन के मध्य दुराग्र संधि, कोहनी की कब्जा संधि, कपाल अस्थियों के मध्य संधि, कंदुकखलिका संधि। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर है कपाल की अस्थियों के मध्य की संधि अचल संधि है। कपालीय अस्थियों के मध्य की संधि अचल संधि का उदाहरण है। यह संधि करोटी में पाई जाती है। हीमोग्लोबिन की संघटक धातु है कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस। तो हीमोग्लोबिन की संघटक धातु है फेरस, ऑप्शन नंबर 4। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में पाए जाने वाला एक प्रोटीन रंजक है, जिसके कारण इन कणों का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन ग्लोबिन 96% तथा एक रंजक हीन 4% से बना हीम अणुओं के केंद्रक में लोहा होता है, जिसमें ऑक्सीजन को बांधने व मुक्त करने की क्षमता होती है। रक्त में उपस्थित के कारण रक्त का थक्का बनता है। हीमोग्लोबिन, श्वेत रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं और पट्टिका अणु। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर है रक्त में उपस्थित कारण के कारण रक्त का थक्का बनता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, पट्टिका अणु। रक्त में उपस्थित थ्रोम्बोसाइट्स पट्टिकाओं के कारण ही रक्त का थक्का बनता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन वाहक है, इसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। श्वेत रक्त कणिकाएं प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती हैं, जबकि लाल रक्त कणिकाएं ऑक्सीजन वहन का माध्यम है। मनुष्य का अंगूठा बाकी उंगलियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता से गति करता है, क्योंकि इसमें उपस्थित होती हैं ग्लाइडिंग संधि, हिंज संधि, सैडल संधि, दुराग्र संधि। ऑप्शन नंबर 3, सैडल संधि। सैडल संधि बॉल तथा सॉकेट दोनों ही कम विकसित होते हैं। सैडल संधि में बॉल सॉकेट दोनों ही कम विकसित होते हैं। इसमें एक से अधिक दिशा में गति संभव है। उदाहरण के तौर पर स्तनधारी में अंगूठे की कार्पल्स एवं मेटाकार्पल्स के बीच सैडल संधि पाई जाती है। हार्मोन एड्रेनलिन है। हार्मोन एड्रेनलिन है। जब कोई बहुत गुस्से में होता है तो ये चिंतित होता है, तो यह तनाव के स्तर के समंजन में शरीर की सहायता करता है। हमारा ऑप्शन ए एक ही सही हो जाएगा। हार्मोन एड्रेनलिन है।
जब कोई गुस्से में होता है तो ये चिंतित होता है, तो यह तनाव के स्तर को समझने में शरीर की सहायता करता है। जब कोई बहुत गुस्से में होता है या चिंतित होता है तो हार्मोन एड्रेनलिन तनाव के स्तर के समझने में शरीर की सहायता करता है, अर्थात संकट, क्रोध, आवेश आदि के समय हमारे शरीर को अधिकतम कुशलता में कार्य करने के लिए तैयार करता है। इसे लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। मानव की आहार नाल के विभिन्न भागों में सही क्रम चयन कीजिए। मुख, ग्रसिका, आमाशय, बृहदात्र, सुधात्र। मुख, आमाशय, ग्रसिका, बृहदात्र, सुधात्र। मुख, ग्रसिका, आमाशय, सुधात्र, बृहदात्र। मुख, आमाशय, ग्रसिका, सुधात्र, बृहदात्र। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3, मुख, ग्रसिका, आमाशय, सुधात्र, बृहदात्र। मानव की आहार नाल में विभिन्न भागों का सही क्रम मुख, ग्रसिका, आमाशय, सुधात्र और बृहदात्र। दोस्तों, ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इन प्रश्नों के आगामी परीक्षाओं में काफ़ी रिपीट होने की संभावना रहती है। रेलवे, पटवार, LDC, CET सभी परीक्षाओं में जनरल साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं और काफ़ी प्रश्न रिपीट भी होते हैं। इसी को लेकर मैंने सामान्य विज्ञान के प्रश्नों की सीरीज शुरू की। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर इसी तरह के प्रश्नों के साथ।